हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए आज फिर से आपकी जो आरंभ सीरीज चल रही है हमारी सीडीपी की यूपी टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट के लिए हमारी आरंभ सीरीज यहाँ पर चल रही है। उसी श्रृंखला में हमारी ये आज की क्लास है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की यहाँ पर आपको हम डेली प्रैक्टिस कराते हैं। उसी श्रृंखला में हमारी आज की क्लास है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाल्यकाल होता है, जो बाल्यावस्था होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, बी, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, सी, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, या डी, दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। तो दोस्तों देखिए, बाल्यावस्था जो होती है वो होती है आपकी छठे वर्ष से लेकर के और 12 वर्ष की आयु तक। 6 से 12 वर्ष की आयु तक आपकी बाल्यावस्था होती है। देखिए, 0 से जन्म से और 5 वर्ष तक आपकी होती है शैशवावस्था। 6 से 12 आपकी हो गई बाल्यावस्था और 12 से और 18 के बीच में जो आपकी एज होती है वो होती है आपकी किशोरावस्था, एडोलसेंस। और जो 18 से 40 होती है, 18 से 40 इसको प्रौढ़ावस्था बोला जाता है और 40 प्लस पर आपका वृद्धावस्था स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपका बिल्कुल जो जवाब है वो बिल्कुल सी सही जवाब है। 6 से 12 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था होती है, बाल्यकाल होता है। ऑप्शन बी सी सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। जो वीर पूजा की भावना जो जागृत होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? ऑप्शन ए, किशोरावस्था में, बी, बाल्यावस्था में, सी, प्रौढ़ावस्था में, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वीर पूजा की जो भावना जागृत होती है वो होती है आपकी किशोरावस्था में। ऑप्शन ए में है आपका किशोरावस्था। जो एडोलसेंस होती है वहां पर आपके बच्चे में जो वीर पूजा की भावना जागृत हो जाती है, वह अपने जो भी आइडियल होते हैं, आदर्श मानता है जिसको भी, वो उन्हीं के विचारों पर चलने की कोशिश करता है। उन्हीं के नैतिक जो आपके तर्क होते हैं, आपके जैसे भी उनका रहन सहन होता है, जैसी स्टाइल होती है, जैसे उनका भाव होता है, उन्हीं को अपनाने की कोशिश करता है वो, आपको किसी को आइडियल मानकर। तो वीर पूजा की भावना आपकी किशोरावस्था में जागृत होती है। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किर्मिक विकास से क्या तात्पर्य है? जो किर्मिक विकास है ये शब्द, इससे तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, तीव्र विकास, बी, वह विकास जो अनियमित हो, सी, वह विकास जो निरंतर चले, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, जो किर्मिक विकास है, आप इससे शब्द से ही देखिए क्या लिखा है, किर्मिक विकास मतलब क्रम में चलने वाला विकास। तो वह विकास जो निरंतर चलता रहे, वो किर्मिक विकास से तात्पर्य होगा। वह विकास जो निरंतर चलता रहे, कभी न रुकने वाला विकास। और विकास की जो आपकी विकास होता ही है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जन्म से मृत्यु तक चलता है विकास। तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। किर्मिक विकास से तात्पर्य वह विकास जो निरंतर चलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान होता है। जो बालक का समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, उसमें पाठशाला मतलब आपका जो विद्यालय होता है उसका कैसा स्थान होता है? ऑप्शन ए, परिवार के बाद, बी, समाज के बाद, सी, समूहन के बाद, या डी, मौखिक अवस्था के बाद। तो देखिए साथियों, जो बच्चा होता है वो पाठशाला या विद्यालय कब जाता है? पहले तो उसका परिवार ही आता है भाई। बच्चे का जन्म होता है, जन्म लेने के बाद 2 से 3 साल तक बच्चा परिवार में ही रहता है, पास पड़ोस में ही रहता है। जो परिवार जो है वो आपकी प्रथम पाठशाला होती है बच्चे की। उसके बाद आपका विद्यालय आता है, परिवार के बाद विद्यालय आता है। ऑप्शन बिल्कुल ए सही है। परिवार के बाद विद्यालय आएगा समाजीकरण में। सबसे पहले बच्चे का समाजीकरण उसके परिवार से प्रारंभ होता है, परिवार में होता है। ऑप्शन बिल्कुल ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी कि जो पियाजे थे, हमारे जीन पियाजे ने विकास के जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, उनमें से कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए, इंद्रियगामक अवस्था, बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, या डी, अमूर्त अवस्था। तो देखिए, पियाजे ने आपकी दी हैं 4 चरण दिए हैं। 4 में से पहला है आपका इंद्रियगामक अवस्था, बिल्कुल सही है, ये 0 से 2 साल तक होती है। दूसरा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 साल तक चलती है आपकी। और तीसरी आपकी होती है मूर्त अवस्था। जो मूर्त होती है, मूर्त अवस्था होती है, ये 7 से 11 तक चलती है आपकी।
और जो आपकी चौथी अवस्था होती है वो अमूर्त होती है, वो 11+ चलती है। तो यहाँ पर देखिए सी जो है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, ये संज्ञानात्मक विकास के चरण नहीं है, इसके स्थान पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती। 3 आपकी दे रखी हैं, इंद्रियगामक, पूर्व संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। आपकी मूर्त संक्रियात्मक नहीं दी हुई इसमें, तो ऑप्शन बिल्कुल सी सही जवाब है कि यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया है? ऑप्शन ए पियाजे, बी जॉन हॉक, सी स्किनर या डी वाइगोत्स्की। तो साथियों जहां भी आपको दिख जाए कि सामाजिक सांस्कृतिक के आधार पर विकास का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, वो दिया है आपका लेव वाइगोत्स्की ने। जो लेव वाइगोत्स्की थे उन्होंने कहा है बच्चे का जो सामाजिकरण होता है वो संस्कृति के आधार पर होता है, संस्कृति को मेन आधार माना है बच्चे का उन्होंने जो ये सिद्धांत में। ऑप्शन बिल्कुल डी सही जवाब है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए सख्त बच्चे, बी 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, सी 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे या डी बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो देखिए आरटीई एक्ट जो आया था आपका, आरटीई एक्ट ये आपका 2009 में आया था, लेकिन लागू हुआ था ये आपका 1 अप्रैल 2010 को आपका लागू हुआ था संपूर्ण भारत में, कुछ जम्मू कश्मीर और उनको छोड़ करके लागू हुआ था। तो देखिए ये लागू किस किस पर नहीं होता, ये निःशक्त बच्चों पर बिल्कुल होता है कि जो भी बच्चे दिव्यांग हैं या ऐसा है निःशक्त हैं उनको अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को ये बिल्कुल वकालत करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। बच्चों की नियमित उपस्थिति हो, बच्चों की बिल्कुल विद्यालय में बच्चों की नियमित उपस्थिति होनी चाहिए, इसकी भी वकालत करता है, इस पर भी लागू होता है। लेकिन जो 14 से 18 वर्ष तक आयु के बच्चे हैं इन पर ये लागू नहीं होता है, ये केवल 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों पर ही लागू होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, किसने कहा था? यानी कि बुद्धि जो है वो आप अपने आसपास का जो भी वातावरण है उसके समायोजन की क्षमता है, योग्यता है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए स्पीयरमैन ने, बी बिने ने, सी जीन पियाजे या डी इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे। जो पियाजे महोदय थे इन्होंने कहा है कि जो बुद्धि है वो अपने आसपास के समायोजन की योग्यता है, क्षमता है। जैसे मान लीजिए बुद्धि आप किसी अलग वातावरण में गए, आपको वातावरण चेंज मिला, आपका वहाँ पर दिनचर्या जैसी थी वैसी नहीं है, लेकिन उसी में आपको समायोजन करना है, एडजस्ट होना है, आप बुद्धि के द्वारा ही आपको एडजस्ट होंगे, तो अपने आसपास के वातावरण के अनुसार ढल जाएंगे, तो वो आपकी बुद्धि की योग्यता होती है। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी सही जवाब है, जीन पियाजे ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सकारात्मक व नकारात्मक रूप से स्थायी व अधिगामित मूल्यांकन है। जो सकारात्मक और नकारात्मक रूप से स्थायी और अधिगामित मूल्यांकन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए अभिवृत्ति, बी अभिक्षमता, सी अधिगम या डी अभिप्रेरणा। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अभिवृत्ति। जो आप इंग्लिश में एटीट्यूड बोलते हो ये वही है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति जो होती है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है? मतलब कि किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु को देख करके आप अपनी कैसी रुचि रखते हैं, आप अपने कैसे विचार रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं या सकारात्मक रखते हैं या नकारात्मक रखते हैं। आप दोनों तरह के विचार हो सकते हैं। ये अभिवृत्ति दोनों तरह की होती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। ये आपकी अभिवृत्ति वही होती है, आप किसी व्यक्ति वस्तु या विशेष को किसी को देख करके आप अपने कैसे विचार रखते हैं, कैसे तर्क करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, ये सभी आपकी अभिवृत्ति में आ जाएगा। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? यानी कि जो एक उत्तम परीक्षण होता है उसकी बहुत सी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं में से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता या डी अभिक्षमता। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी में। जो आपका अभिक्षमता है ये एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में नहीं आता है, ये बिल्कुल अलग है। देखिए एक उत्तम परीक्षण की विशेषता यही होती है कि उसमें विश्वसनीयता पाई जाए,
कि वो विश्वासी हो, सभी उस पर विश्वास करें। एक वैधता कि हाँ बिल्कुल उसका रिजल्ट हर जगह सेम रहे, वैध हो, वैलिड हो, ऐसा नहीं है इस जगह रिजल्ट कुछ आ रहा है उधर कुछ आ रहा है, केवल एक जैसा रिजल्ट हो। ऐसे ही वस्तुनिष्ठता, उसमें वस्तुनिष्ठता भी पाई जानी चाहिए। लेकिन जो अभिक्षमता है ये उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब अभिक्षमता होती क्या है? अभिक्षमता होती है किसी भी क्षेत्र विशेष में अपनी योग्यता रख पाना, किसी भी क्षेत्र विशेष में या किसी विषय में या किसी क्षेत्र विशेष में अपनी जितनी आप योग्यता रखते हैं, आप कैसी योग्यता रखते हैं, ये आपकी अभिक्षमता कहलाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विशिष्ट बालक कौन है? जो विशिष्ट बालक है वो कौन होते हैं? ऑप्शन ए शारीरिक रूप से विकलांग, बी मानसिक मंद, सी जिनकी शारीरिक विशेषताएं अथवा सीखने की क्षमता सामान्य से भिन्न हो, या डी जो जोखिम पर हो। तो देखिए मैंने पहले भी बताया है, आपको जहां भी विशिष्ट बच्चा लिखा आए, आपका जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए आपको पूछा जाए तो वो वही होते हैं। आप केवल सामान्य बच्चे को छोड़ दीजिए, सामान्य बच्चे को छोड़ करके आपका जो भी बच्चे होते हैं, जिस भी प्रकार के बच्चे होंगे वो सभी विशिष्ट में आएंगे। मंद बुद्धि होगा वो भी विशिष्ट में आएगा, प्रखर बुद्धि होगा वो भी विशिष्ट में आएगा, विकलांग होगा वो भी विशिष्ट में आएगा। कुल मिलाकर के सामान्य को छोड़ करके सभी प्रकार के बच्चे आपके विशिष्ट बालक कहलाए जाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी में है, देखिए जिसकी शारीरिक विशेषताएं अथवा सीखने की क्षमता सामान्य से भिन्न हो, मतलब सामान्य को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के बच्चे आपके विशिष्ट बच्चे कहलाए जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश डैश कहलाती है। जो गतिक कौशल होते हैं, साइकोमोटर डोमेन होते हैं, साइकोमोटर स्किल्स होती हैं, जो गतिक कौशल होती हैं, उसमें अधिगम की जो निर्योग्यता होती है, वो अधिगम की नहीं कर पाते, उसको क्या कहलाती है जब वो अधिगम नहीं कर पाते हैं? तो ऑप्शन ए डिस्फेजिया, बी डिस्प्रेक्सिया, सी डिस्कैलकुलिया, या डी डिसलेक्सिया। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी में डिस्प्रेक्सिया। जो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता होती है, अधिगम अक्षमता होती है, अधिगम करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, वो डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। ऑप्शन बी सही है बिल्कुल। देखिए डिस्फेजिया क्या होती है? भाषा संबंधी विकार में आप जब अधिगम अक्षमता होती है तो वहाँ आपकी डिस्फेजिया होती है। डिस्कैलकुलिया गणना संबंधी जब भी अधिगम अक्षमता होती है वहाँ पर आपका डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। डिसलेक्सिया आपकी पठन अक्षमता होती है, पढ़ने लिखने से संबंधित आपकी जो भी अक्षमता होती है, अधिगम निर्योग्यता होती है, अधिगम अक्षमता होती है, वो आपकी डिसलेक्सिया कहलाती है। यहाँ पर आपका बिल्कुल बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? जो श्रवण बाधित होते हैं, मतलब कि जो सुनने में बाधा उत्पन्न होती है जिनको, उनको पढ़ाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए ब्रेल लिपि, बी सांकेतिक भाषा, सी यंत्र, या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए साथियों, जो श्रवण बाधित होते हैं उनको सुनाई तो देता नहीं, वो श्रवण में उन्हें सुनने में बाधा है, तो उनको किस विधि से मतलब पढ़ाया जाता है? तो उनको पढ़ाया जाता है सांकेतिक भाषा से। आप इशारा जैसे बोलते हैं ना आम भाषा में कि इशारों में उनको समझाया जाता है, सांकेतिक भाषा में उनको पढ़ाया जाता है, ऐसे इशारे कर करके वो ऐसे ही उस इशारों से समझने लगते हैं। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, सांकेतिक भाषा। देखिए ब्रेल लिपि जो अंधे होते हैं उन लोगों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि में प्रयोग की जाती है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है आपकी। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता के से संबंधित है? जो सृजनात्मकता है उससे कौन संबंधित है? ऑप्शन ए अपसारी चिंतन, बी अभिसारी चिंतन, सी सामवेगिक चिंतन, या डी अहमवादी चिंतन। तो देखिए सृजनात्मकता क्या होती है? सृजनात्मकता होती है नए नए चीज़ों की आविष्कार करना, नए विचारों की उत्पत्ति होना, किसी नए इनोवेशन करना, ये सभी आपकी सृजनात्मकता में आती है, नए विचारों का सृजन करना। तो वही आपका अपसारी चिंतन होता है। जो अपसारी चिंतन होता है वो भी यही होता है कि किसी एक समस्या को विभिन्न तरीके से हल कर पाना, नए नए विचार आपको प्रकट होना, नए नए तरीके से किसी चीज़ को हल कर पाना, ये सभी आपके अपसारी चिंतन में कहलाते हैं। एक ही ऐसा नहीं है कि एक समस्या केवल एक ही तरीके से सोच रहे हैं, विभिन्न विभिन्न तरीकों से सोचना उस टॉपिक के ऊपर, तो वो सभी अपसारी चिंतन के ऊपर आ जाते हैं। ऑप्शन ए सही है, सृजनात्मकता बिल्कुल अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य होता है वो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए विद्यालय पर, बी परिवार पर, सी समुदाय पर, या डी इनमें से सभी पर। तो
साथियों देखिए, जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य होता है, मेंटल हेल्थ होती है, वो सभी पर निर्भर करती है। इनमें से कैसे करती है, देखिए विद्यालय पर कैसे निर्भर करेगी। विद्यालय में कोई टीचर किसी बच्चे को विद्यालय में ज़रूरत से ज़्यादा डांट फटकारता है, अब उसको क्या नाम है कि दूसरे बच्चों के साथ लज्जित महसूस कराता है, तो उसकी कहीं ना कहीं मेंटल इश्यू बढ़ेगा, आपका दिमाग में प्रेशर बढ़ेगा, तो मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ होगा उसका। ऐसे ही परिवार में कोई गृह कलेश होता रहते हैं, बहुत सी आर्थिक कारण होते हैं, फिर उस वजह से या जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उस वजह से भी उसका मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही समुदाय क्या होता है, आस पड़ोस या परिवार वातावरण जहाँ भी आप रहते हैं वो समुदाय है, सब आपका समाज। तो वहाँ पर भी आप बच्चा जैसा सीखेगा, कोई गलत चीज़ हो रही है, किसी चीज़ को देखकर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पड़ोस में, उसको देख देख के उसका मानसिक स्वास्थ्य पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें इन सभी पर हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी सही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए यथार्थता, बी कल्पनाशीलता, सी समन्वय या डी अनुकरण। तो प्यारे साथियों देखिए, कौशल सीखने की जो सबसे पहली अवस्था होती है वो होती है आपकी अनुकरण। यानी कि आप कोई भी कौशल सीखते हैं उसकी पहली अवस्था आपकी अनुकरण ही होगी। अनुकरण क्या होता है? नकल करना। किसी चीज़ को मान लीजिए आप कुछ भी सीख रहे हैं तो आप पहले देखेंगे कि सामने वाला बंदा कैसे कर रहा है, एक बार करके बताएगा वो आपको, तो आप उसकी नकल करेंगे, अनुकरण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो ये आपकी पहली अवस्था होती है अनुकरण करना। ऑप्शन बिल्कुल डी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा सीखने के लिए प्रमुख है? अब सीखने के लिए प्रमुख कौन सा है? ऑप्शन ए अनुबंधन, बी रटकर याद करना, सी अनुकरण या डी अर्थ निर्माण। तो देखिए साथियों, सीखने के लिए इसमें इनमें से सबसे प्रमुख होगा वो होगा अर्थ निर्माण। यानी कि अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा, अर्थ निर्माण नहीं, आप उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगी आपका कि ये है क्या चीज़, हम क्या सीख रहे हैं, उसका अर्थपूर्ण उसका वो मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, तो आपका बिल्कुल सीखना बेकार है। अर्थ निर्माण करना बहुत ही जरूरी है सीखने के लिए। ऑप्शन बिल्कुल डी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? यानी कि जो थॉर्नडाइक ने नियम दिए हैं सीखने के, उन नियमों से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, बी साहचर्य का नियम, सी अभ्यास का नियम या डी प्रभाव का नियम। तो देखिए साथियों, थॉर्नडाइक ने दिए हैं आपके तीन नियम दिए हैं। एक दिया है आपका प्रभाव का नियम, दूसरा दिया है आपका तत्परता का नियम, तीसरा दिया है आपका किसका दिया है? आपका अभ्यास का नियम है साथियों, अभ्यास का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ये मुख्य नियम तीन दिए हैं। अब देखिए, तत्परता का नियम भी है इसमें, अभ्यास का भी है और प्रभाव का भी है। लेकिन जो सहचर्य का नियम है ये आपका मुख्य नियमों में नहीं आता है। जो सहचर्य का नियम है ये आपके गौण नियमों में आता है। जो थॉर्नडाइक ने गौण नियम दिए हैं वो 5 दिए हैं, उन पांचों में से ये पांचों का हिस्सा है। जबकि मुख्य नियम आपके 3 होते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बिल्कुल बी सही जवाब है। नेक्स्ट 19 नंबर, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? यानी कि किसने कुत्ते पर प्रयोग किया था? सीधा सीधा यही पूछा आपसे। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी पावलाव, सी स्किनर या डी कोहलर। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी में पावलाव। जो पावलाव महोदय थे उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन बोलते हैं जिसको, उसका सिद्धांत दिया था। आपके थॉर्नडाइक थे, इन्होंने आपका बिल्ली पर प्रयोग किया था, स्किनर महोदय ने चूहों पर प्रयोग किया था, चूहे थे इनके प्रयोग में, और कोहलर महोदय ने आपका चिंपैंजी पर किया था। ठीक है साथियों, ये आपके पूछ लिए जाते हैं कि चिंपैंजी किसके प्रयोग में, जैसे कुत्ता पूछा, कुत्ता किसके प्रयोग में? पावलाव के में, चूहे स्किनर के में, चिंपैंजी कोहलर के में, थॉर्नडाइक के में बिल्ली। अब इसने सिद्धांत कौन कौन से दिए देखिए, स्किनर ने दिया क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, यही बोलते हैं ना इसको। थॉर्नडाइक ने क्या दिया है? थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया, एसआर बोल देते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसी को बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर बिल्कुल बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विद्यालय से अनुपस्थिति और पलायन का क्या कारण है? यानी कि विद्यालय में बच्चों की अनुपस्थिति बढ़ती जा रही है, पलायन होता जा रहा है, उसका क्या कारण है? मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम में रुचि की कमी, बी शिक्षण का तुच्छ तरीका, सी अप्रभावी अध्यापक या डी उपयुक्त में सभी। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी आपके अनुपस्थिति और पलायन के कारण होते हैं। देखिए कैसे, पाठ्यक्रम में रुचि की कमी, जब
बच्चे को पाठ्यक्रम रुचिकर नहीं लगेगा, बच्चा जो पाठ्यक्रम है बच्चे की रुचि के अनुसार नहीं होगा, तो वो बिल्कुल आपका धीरे धीरे अनुपस्थित होता चला जाएगा, पलायन होता चला जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन बी में आपका शिक्षण का तुच्छ तरीका, यानी कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको टीचिंग स्किल जो है, उसकी शिक्षण का जो शिक्षण कौशल है, पढ़ाने का तरीका है, वो बच्चे के अनुरूप नहीं होगा तो बच्चा समझेगा नहीं तो वो आएगा नहीं, पलायन होगा, सीधी सी बात है। ऑप्शन सी में आपका प्रभावी अध्यापक, वे भी वही बात है कि जो आपका टीचर है वो प्रभावशाली नहीं है, अपना जो बातों को प्रभावी ढंग से बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा अपने ज्ञान को, तो वहाँ पर भी बच्चे को कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, वो अनुपस्थित होगा, पलायन होगा, सीधी सी बात। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है, ये बिल्कुल सभी के सभी कारण हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।